हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले 1 से 10 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। तो राजा भोज की अगर बात करते हैं तो ये परमार वंश के एक महानतम शासक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमार वंश। अगर हम बात राजा भोज की करते हैं तो यह जो राजा भोज थे वो कविराज की उपाधि से भी विभूषित शासक थे। साथ ही साथ इसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इतने साहित्य प्रेमी थे कि इनकी मृत्यु पर कहा गया था कि आज माँ सरस्वती अवलंब रहित हो गई हैं। राजा भोज की अगर बात करें तो ये चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था और साथ ही साथ इन्होंने भोजपुर नगर की भी स्थापना की थी। अगर हम यहीं पे बात परमार वंश की करते हैं तो परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज और यहाँ की राजधानी थी धारानगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन स्टेट ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो इसे किया गया था 1948 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948। श्रीलंका जो था वो 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका को पूर्व में डोमिनियन ऑफ सिलेन कहा जाता था। फिर 1972 में इसका नाम सिलेन की जगह लंका कर दिया गया और फिर जाकर 1978 में इसका नाम श्रीलंका कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो गणतंत्र का अगर हम बात करते हैं तो गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि राज्य का प्रमुख जो होता है उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत भी क्या है, एक गणतंत्र देश है क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं यानी राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर निम्न में से किससे संबंधित है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर बात करते हैं तो ये केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रधान होता है उसको राष्ट्रपति अनुच्छेद 139 के तहत पर नियुक्त करता है, जो कि राष्ट्रपति के पश्चात अपने पद पर बना रहता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल की अगर बात करें तो यह एक राजनीतिक संवैधानिक पद है। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग। तो पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की जो शक्ति है वो लगभग 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें सूर्य की तो सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर 51% ही पहुंच पाती है। बाद बाकी जो बचा हुआ 47% है उसका 35% जो भाग है वो वायुमंडल में से प्रवर्तित हो जाता है और जो 14% भाग है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं सूर्य की तो यह सौरमंडल का प्रधान भी होता है। यह एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम लगभग 26.5% और अन्य तत्व जो होते हैं वो 2.5% होते हैं। सूर्य की जो उम्र है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष है। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट यानी 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है और यह हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक प्राकृतिक क्षेत्र में निम्न में से किसकी सामान्यता होती है। तो प्राकृतिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसमें जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की सामान्यता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो रामगंगा नदी जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहने वाली हिमालय की एक नदी है। जिम कॉर्बेट की अगर बात करते हैं तो यह भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था और यह उत्तराखंड में लोकेटेड है। अगर हम बात और ऑप्शंस की करते हैं तो मानस उद्यान कहाँ है, असम में है। काजीरंगा भी असम में है। रणथंभौर जो है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि अलमाटी बांध, यहाँ अलमाटी होना चाहिए। अलमाटी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो अलमाटी बांध को अगर बात करें तो ये कर्नाटक में है और कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर स्थित है। अब इस अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात कृष्णा नदी की करते हैं तो इसका उद्गम जो है वो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं जैसे तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, दूध गंगा, ये सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा सतारा और विजयवाड़ा जो शहर है वो भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और इस पे श्री सैलम और नागार्जुन सागर बांध भी जो है वो कृष्णा नदी पर ही है। नेक्स्ट हमारा कि शुष्क पर्णपाती जंगल गिर किस राज्य में है। तो शुष्क पर्णपाती जंगल जो है वो गिर जो गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। गिर एक वन्य जीव अभयारण्य भी है जो कि एशिया में सिंह का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थल भी है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो भारत में जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है वो असम के डिगबोई में है, जो कि वो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसकी और ये असम में जो तेल खाना की स्थापना हुई थी वो 1901 में हुई थी। अगर हम बात करते हैं असम की, तो असम से और भी याद रखिएगा, असम जो है वो चाय और प्राकृतिक गैस का भी भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल के मामले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जिसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के अभी तत्कालीन उपराज्यपाल का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर एनटीपीसी का सेट जो है वो रेगुलर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रेगुलर ही प्रोवाइड हो आप लोगों का, लेकिन आप लोगों का जो व्यू है इस वीडियो पे वो नहीं जा रहा है, मतलब कम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, जो भी आप कह सकते हैं। इसके कारण मैं वीडियो रेगुलर नहीं लेके आ पा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं रेगुलर लेके आऊँ तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो नंबर ऑफ़ व्यूज है वो इंक्रीज हो, ताकि मैं आप लोगों के लिए ये डेली लेकर आऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस संस्था का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो आईआईटी मुंबई, एनआईटी वारंगल, आईआईएम अहमदाबाद और भारतीय स्टेट बैंक। देखिए ये आईआईटी मुंबई जो है, एनआईटी वारंगल जो है और आईआईएम अहमदाबाद है, ये तीनों जो है वो शिक्षण संस्थान है। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात करते हैं तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक वाणिज्यिक बैंक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के अभी तत्कालीन अध्यक्ष का नाम है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है हमारा कि स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीज़ों को नहीं दर्शाती है। बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति बिल्कुल दर्शाती है, सक्षम शहरी यातायात और सार्वजनिक परिवहन ये भी सब दर्शाती है, किफ़ायती आवास यानी अफोर्डेबल हाउसिंग विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहीं पर बात हम स्मार्ट सिटी योजना की करते हैं तो स्मार्ट सिटी योजना जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 25 जून 2015 को लेकर आया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि मानव विकास सूचकांक जो कि 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो सर्वप्रथम 1990 में यूएनडीपी के द्वारा लाया गया था। और विकसित किसके द्वारा किया गया था, ये जो है एक पाकिस्तान के हैं, उनका नाम है महबूब उल हक, उनके द्वारा तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महबूब खान। अगर हम बात करते हैं कि महबूब उल हक इनका ऐसे पूरा नाम है, अगर हम बात करते हैं यूएनडीपी की, जो कि ये इसका जो जारी करता है, उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1965 में हुआ था। अगर हम मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो जो 2020 की रैंकिंग आई है मानव विकास सूचकांक का, उसमें भारत की जो रैंक है वो 131 है और पहले स्थान पे है नॉर्वे। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के एशिया प्रांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष कौन से देश को बनाया गया है। तो यह जो है वो भारत को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। और ये जो विश्व सीमा शुल्क संगठन है WCO, इसकी स्थापना जो हुई है वो 1952 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप कितनी है। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की जो माप होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम प्रतिबल की बात करते हैं तो प्रतिबल बराबर होता है बल अपॉन में क्षेत्रफल, यानी बल के विरुद्ध एकांक क्षेत्र में लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 12 kg की एक वस्तु की भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और जी का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh है, यहाँ h निकालना है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं h बराबर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में mg। पोटेंशियल एनर्जी आपका 600 जूल दिया हुआ है, m की वैल्यू 12 kg दी हुई है, g का वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से आप h बड़े आसान से निकाल सकते हैं। h निकालिएगा तो आपकी जो हाइट आएगी वो आएगा 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मीटर। नेक्स्ट है हमारा कि जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है। तो जहाज़ों की गति में जो वृद्धि है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अब बात आती है कि आखिर आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में जो यह आभासी कमी है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो देखिए थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं हम लोग तो दो होता है, एक उसमें एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ ये एक्सपेंशन के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंशन के कारण। और पानी के जमने पर उसके आयतन में क्या होता है? प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, और इसी के कारण क्या है कि बर्फ का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन जो है वो न्यूनतम और घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। और पानी के घनत्व की अगर बात करते हैं तो वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। वहीं बर्फ का घनत्व जो है वो लगभग 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है हमारा कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो इसने मापा था 1676 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कितना मापा था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश का जो है वो वेग है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश जो है वो कण और तरंग दोनों है, और हाइगेंस के अनुसार जो देखा जाए तो प्रकाश क्या है? तरंग है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है बैटरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी। वहीं अगर हम लोग जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और ट्रांसफार्मर की अगर बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग वोल्टेज को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ट्रांसफार्मर से एक जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखने लायक, वो ये याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो शक्ति और आवृत्ति को नहीं बदलता है। नेक्स्ट हमारा कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो डाल्टन का जो सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और डाल्टन के एक परमाणु सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि सभी द्रव, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मैलिएबल के किसके गुण को दर्शाता है? तो मैलिएबल किसके गुण को दर्शाता है? धातुओं के गुण को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धातु। और सबसे ज़्यादा जो मैलेबल मेटल है वो है गोल्ड यानी कि सोना। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो ये बात कर रहा है प्रोटॉन की, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो एक धनात्मक आवेग युक्त कण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम लोग एनोड किरण के नाम से भी जानते हैं। और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि हीमोटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो हीमोटोलॉजी के अध्ययन की अगर बात करते हैं तो ये रक्त से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रक्त के संबंधित से है। अगर यही हम लोग बात करते हैं हड्डियों की, तो हड्डियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वनस्पति ऊतक का ब्लैंक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो ये किस पे नहीं करता है? दृढ़ ऊतक पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक से एक चीज याद रखिएगा, दृढ़ ऊतक जो होता है वो पौधे के बाह्य परत पर रक्षात्मक रूप से भी कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक जो है वो यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है वो कार्ल लिनियस को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1753 में कार्ल लिनियस ने ही जीवों के द्विनाम पद्धति का सिद्धांत भी दिया था। अगर हम बात करते हैं आइंस्टीन की, तो आइंस्टीन से एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी E = mc² को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है हमारा कि बाइल का स्राव होता है। बाइल की यानी पीत रस का जो स्राव है वो लीवर या जिगर से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिगर से। अगर हम लोग बाइल या पित्त की बात करते हैं तो पित्त जो है वो पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है, जिसका pH मान जो है वो 7.7 होता है। पित्त में जो जल की मात्रा होती है वो 85% होती है, और पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। इसका जो मुख्य कार्य है वो ये है कि भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देना, जिससे अग्न्यासी रस क्रिया कर सके, और साथ ही साथ यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा कि यकृत कार्य करता है। तो यकृत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो पाचन का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाचन का कार्य करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, यकृत जो है वो आवश्यकता से अधिक अगर शर्करा या कार्बोहाइड्रेट है इसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है, और फिर जब शरीर को जरूरत पड़ती है तो ये पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि यकृत से जो स्रावित होने वाला जो पित्त रस है वो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट हमारा कि कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो क्या होता है? तो वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग कंप्यूटर। वहीं अगर हम हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का संपूर्ण मिश्रित रूप है।
कंप्यूटर का एक चीज़ से याद रखिएगा, कंप्यूटर के आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और अभी हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर वर्तमान में हम लोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न करता है, तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तरंग की आवृत्ति बराबर क्या होता है? कंपन प्रति सेकंड। कंपन यहाँ दिया हुआ है 20 और प्रति सेकंड यानी 0.4, इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो आएगा 50। और आवृत्ति की यूनिट क्या? हर्ज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 हर्ज। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो देखिए, पहले अगर बात करते हैं तो पहले तो थे संजीव सिंह, लेकिन अब उनके जगह पे आ गए हैं श्रीकांत माधव वैद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीकांत माधव वैद। अगर हम बात आईओसीएल की करते हैं तो ये एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1959 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो अटल भूजल योजना का जो शुभारंभ है वो 25 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर 2019। और इस योजना के तहत भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करने और 7 राज्य जो कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए समुदाय स्तर पर बदलाव लाने के मुख्य उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि आयुष्मान भारत योजना किस बीमा योजना से संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो स्वास्थ्य कल्याण बीमा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य कल्याण बीमा से संबंधित है। वर्तमान में जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की तो इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शुभारंभ जो है वो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। और इसका उद्देश्य ये है कि गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2020 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा चारधाम परियोजना के तहत निर्माण किस सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है चंबा सुरंग का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबा सुरंग। चंबा सुरंग की अगर बात करते हैं तो यह ऋषिकेश धारसू रोड पर चंबा कस्बे के नीचे 440 मीटर लंबा सुरंग है, जिसका निर्माण जो है वो बीआरओ के द्वारा करवाया गया है, मतलब सीमा सड़क संगठन के द्वारा करवाया गया है। वहीं अगर हम बात चारधाम परियोजना की करते हैं तो इस परियोजना में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जाने वाले 8,889 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को किस संस्था द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनको कि हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया और किसके द्वारा? पेटा इंडिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेटा इंडिया के द्वारा। और उनको जो यह सम्मान है वो कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान उड़ीसा में सामुदायिक पशुओं को चारा खिलाने और राहत कोष से 54 लाख रुपए की राशि आवंटित करने के लिए प्रदान किया गया है। अगर हम बात यहीं पे पेटा की करते हैं तो पेटा की जो स्थापना है वो 1990 में हुआ है, जिसका मुख्यालय जो है वो वर्जीनिया में है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के विश्वनाथन आनंद को हाल ही में किस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो विश्वनाथन आनंद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको अभी पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम यानी WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइल्ड फंड की अगर बात करते हैं हम लोग WWF की, तो इसका गठन जो है वो 1961 में किया गया और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्वनाथन आनंद की बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो चेस से है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश CGO को मार्च 2020 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है जो हमारे पूर्व यानी कि 46वें CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम था रंजन गोगोई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंजन गोगोई। अगर अभी वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में है 47वें चीफ जस्टिस, जिनका नाम है शरद अरविंद बोबडे। नेक्स्ट है हमारा कि रक्षा प्रदर्शनी यानी डिफेंस एक्सपो 2020 का जो आयोजन है वो कब किया गया? तो डिफेंस एक्सपो 2020 का जो आयोजन है वो फरवरी 2020 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका जनरली आयोजन जो है वो 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 5 फरवरी। और कहाँ किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। इस आयोजन का जो थीम था वो था भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। नेक्स्ट है हमारा कि पद्म विभूषण
प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो महिला खिलाड़ी बनी है उनका नाम है मैरी कॉम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी कॉम। मैरी कॉम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 6 बार मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन रहने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। अगर हम टोटल पद्म अलंकरण 2020 की बात करते हैं तो टोटल पद्म अलंकरण 2020 जो है वो 141 लोगों को मिला है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म विभूषण और 118 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका PDF चाहिए तो आप दिए गए लिंक में जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको 9 बजे PDF मिल जाता है, 10 बजे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है और 10:30 बजे ठीक उसका डिस्कशन मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।